का स्टडी कॉपी पे स्वागत है। यहाँ हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत प्रशासन की। ठीक है, आपका विजयनगर साम्राज्य ने ख़त्म कर दिया है और यही 3-4 टॉपिक बचे हुए हैं। दिल्ली सल्तनत प्रशासन, कला, इन सब चीज़ों से जो क्वेश्चन बनते हैं आपके यूपीपीएससी आरओ में या एपीएस में, तो उसके बारे में यहाँ आपको जो है पढ़ाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दिल्ली सल्तनत की बात करें, ठीक, गुलाम वंश के सुल्तानों ने 1206 से 90 तक शासन किया, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरुआत करते हैं, ठीक, 1206 से, और खिलजी वंश 1290 से 1320 तक जो होता है आपका। तुगलक वंश शासक 1320 से 1412 या 1414 कह सकते हो। और सैयद वंश 2 साल का टाइम पीरियड होता है, बहुत इधर उधर वाला होता है। तो 1320 से 1412 आप काउंट करेंगे, 2 साल जो है उसमें इधर उधर के शासक आ जाते हैं, अंटू बंटू चंटू। सैयद वंश 1414 से 1451 तक चलता है। लोधी वंश के शासक जो होते हैं 1451 से 1526 तक शासन करते हैं। और इसमें तुगलक वंश का शासनकाल जो है सबसे दीर्घकालिक था, जैसा कि आप समझ ही सकते हैं कि तुगलक वंश ने कितना शासन किया है, 1320 से 1412, लगभग जो है आपका 92 साल जो है तुगलक वंश ने शासन किया। तो सबसे अधिक समय तक आपका तुगलक वंश ने शासन किया है। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान तुर्क वर्ग के थे, ठीक। जो भी आपके अधिकांश अमीर और सुल्तान थे किसके थे? तुर्क वर्ग के थे। सुल्तान केंद्रीय प्रशासन का प्रधान होता, जो सुल्तान होते थे वो क्या होते थे? केंद्रीय शासन का प्रधान होता था, जैसे आपके आज के प्रधानमंत्री हैं कि पूरा केंद्र की सत्ता जो है उनके जो है चारों ओर घूमती रहती है। इसी तरह सल्तनत काल में प्रायः सभी प्रभावशाली पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अमीर की संज्ञा दी जाती थी। जो भी प्रभावशाली पद होते थे सल्तनत काल में उनको क्या कहा जाता था? अमीर की संज्ञा दी जाती थी। इन अमीरों का प्रभाव उस समय अधिक हो जाता था जब सुल्तान अयोग्य, निर्बल व अल्पवयस्क हो जाता था। मतलब जब भी सुल्तान क्या होते थे? अयोग्य होते थे, निर्बल होते थे या अल्पवयस्क होते थे, कम समय में उन्हें राजगद्दी मिल जाती थी, तो ये जो आपके अमीर होते हैं ना, बहुत मतलब प्रभाव इनका चलता था और ये गद्दी से हटाने और बैठाने का काम करने लगते थे। मतलब अभी शाह वाला सिस्टम समझ लो। अब देखिए यहाँ जरूरी क्या है, प्रशासनिक विभाग इससे संप्रारंभ करने वाले शासक। देखिए दीवान ए मुस्तकराज की जो शुरुआत की थी वो आपके अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। दीवान ए मुस्तकराज मतलब राजस्व विभाग से संबंधित था, ठीक, वसूली से संबंधित होता था आपका दीवान ए मुस्तकराज। तो कल को आ जाए क्वेश्चन में दीवान ए मुस्तकराज किसने शुरू किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया। किससे संबंधित है? राजस्व विभाग से। दीवाने रियासत भी आपके अलाउद्दीन खिलजी ने, ये बाजार नियंत्रण विभाग था, बाजार में जो भी मूल्य सिस्टम था उसको नियंत्रित करने का काम दीवाने रियासत करता था, ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। दीवाने अमीर को ही, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, बहुत बार, 1-2 बार नहीं, बहुत बार। ये कृषि विभाग से रिलेटेड था, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है शुरू किया था, ठीक। दीवाने खैरात, दाने विभाग फिरोज तुगलक ने शुरू किया था, मतलब दान देने वाला सिस्टम था दीवाने खैरात में सब चीज़ें बांटने का सिस्टम ही दान विभाग कहलाता था। दीवाने बंदगान जो है फिरोज तुगलक ने शुरू किया था। दीवाने बंदगान मतलब समझ सकते हो बंदियों संबंधित था। विभाग है उनकी कार्यविधि क्या थी? देखिए जो आपका दीवाने अर्ज था, दीवाने अर्ज का मतलब सेना विभाग से संबंधित था। दीवान ए अर्ज जो अगर कल को आ जाए क्वेश्चन में, दीवाने अर्ज किससे संबंधित था? तो सेना विभाग से। दीवाने रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित, विदेशी मामलों की देखरेख से संबंधित था। दीवाने इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था, जो भी सरकारी पत्र व्यवहार होते हैं दीवानी इंसा से होते हैं। दीवाने वजारत जो था वो वित्तीय मामलों से संबंधित राजस्व विभाग था। दीवाने बिजारत समझ सकते हैं। तो बिजारत एक ऐसी संस्था थी जिसे इस्लामी संविधान में मान्यता दी गई थी कि जिन गैर अरबी संस्थाओं को अंतर्मुक्त किया गया तथा मुस्लिम सम्राटों के अधीन मंत्रिपरिषद के लिए जो नाम व्यवहार में लाए गए, ठीक, उन्हें बिजारत की संज्ञा दी जाती थी। बिजारत मतलब एक ऐसी संस्था थी जो भी इस्लामी संविधान में मान्यता दी जाती थी, जैसे जिन गैर अरबी संस्थाओं को अंतर्मुक्त किया जाता था, जो गैर अरबी संस्था थी, तथा मुस्लिम सम्राटों के अधीन मंत्रिपरिषद के लिए जो नाम व्यवहार में लाए जाते थे उन्हें बिजारत की ही संज्ञा दी जाती। बिजारत को एक संस्था के रूप में अपनाने की प्रेरणा अब्बासी खलीफाओं ने फारस से ली थी। महमूद गजनबी के राज्यकाल में अब्बास अजल बिन अहमद प्रथम वजीर हुए, ठीक, जो शासन व्यवस्था चलाने में निपुण थे। राज्य का प्रधानमंत्री जो होता था वजीर काल है, जैसे आज के प्रधानमंत्री को आप वजीर कह सकते हैं, ठीक। तो वही सिस्टम था। तो महमूद गजनबी के समय अब्बास फजल बिन अहमद थे, मतलब मेन जो आपका, जैसे सोनिया गांधी हैं, क्या हैं आपकी, क्या हैं, कांग्रेस की मेन हेड हैं, लेकिन वो गद्दी पर बैठा देती किसे? मनमोहन सिंह को, तो वो क्या हो जाते हैं? प्रधानमंत्री हो जाते हैं। लेकिन है किसके हाथ में कमान? वो आपके सोनिया गांधी के हाथ में। तो उसी तरह से महमूद गजनबी मेन हेड होता था, उसके अंडर में होते थे आपके वजीर,
तो वो जहाँ जिसे बैठा देता था। वजीर मुख्यतः राजस्व विभाग। इस समय वजीर कौन है? इस समय वजीर है मोदी जी। उन्होंने गद्दी पर बैठा दिया यहाँ आपके योगी जी को। तो योगी जी क्या हैं? यूपी के वजीर एक हिसाब से हैं, और आपके शिवराज सिंह चौहान क्या हैं? आपके एमपी के वजीर हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं वजीर मुख्यतः। लेकिन कमान क्या है? कमान आपकी जो है मोदी के हाथ में, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, अगली बार चुनाव हुआ, उनको हटा दिया, दूसरे को मुख्यमंत्री बना दिया, सब डिसीजन लेने काम उनके पास। इस दृष्टि से वजीर मुख्यतः राजस्व विभाग का प्रधान होता था। जो भी राजस्व विभाग होता था उसका प्रधान होता था। इस दृष्टि से वह लगान, जो भी लगान होता था, कर व्यवस्था, दान, सैनिक व्यय आदि सभी की देखभाल करता था। तुगलक काल मुस्लिम भारतीय विजारत का स्वर्ण काल था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, भारतीय विजारत का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तुगलक काल को। सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड तक तुगलकों ने शासन किया, ये भी बात आप लोगों को पता है। फिरोज तुगलक के समय वजीर का पद अपने चरमोत्कर्ष पर जा पहुंचा। ठीक, दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का संगठन और पदों का विभाजन किया गया था, और घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रधान शेरखेल कहलाता था। दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का संगठन और पदों का विभाजन किया गया था। घुड़सवारों की जो टुकड़ी का प्रधान था उसे हम शेरखेल कहते थे। 10 शेरखेल के ऊपर एक सिपह सलार होता था। जैसे जो घुड़सवार की टुकड़ी होती थी उसका जो प्रधान हो, जैसे 10 घोड़े हैं, उनका जो मतलब एक टुकड़ी होती थी उसे हम शेरखेल कहते थे। और उसके बाद 10 शेरखेल उसी तरह के हो गए तो सिपह सलार हो गए। और 10 सिपह सलार जो हो जाते थे तो उनका जो हेड होता था उसे हम एक अमीर की संज्ञा दे देते थे कि भैया इनके पास 10 सिपह सलार हैं। 10 अमीरों के ऊपर एक मलिक और 10 मलिकों के ऊपर एक खान होता था। सुल्तान सेना का मुख्य सेनापति होता था। सुल्तान क्या था? सेना का मुख्य सेनापति। फिरोज तुगलक ने कुरान के नियमों को दृष्टि में रखकर निर्धारण किया। उसने कुरान में अनुमोदित 4 कर लगाने की अनुमति दी। खराज, जजिया, खुम्स और जकात, ये 4 कर लगाए थे फिरोज तुगलक ने। खराज, जजिया, खुम्स और जकात। खुम्स लूट का धन था, जो भी लूटते थे धन वो खुम्स होता था। जो युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट से प्राप्त होता था उसे हम खुम्स कहते थे। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था। जैसे 5 रुपये लूटे गए, ठीक, तो 4 रुपये बांट दिए गए सैनिकों में, और 1 जो है वो राजकोष में जमा कर दिया। 500 रुपये लूटे तो 100 रुपये जो है राजकोष में जमा हुआ, 400 सैनिकों में बांट दिए। इस तरह से आप समझ सकते हैं, मतलब 4/5 सैनिकों में बांट दिया, 1/5 जो है अपने राजकोष में डाल दिया। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने 4/5 भाग राजकोष में रखा और शेष 1/5 सैनिकों। इन्होंने उल्टा कर दिया, भैया 500 लूट के लाए हम, ठीक, 400 आप डालिए राजकोष में और 100 रुपये में बांट लीजिए, कंपट टाफी खा लीजिए। समझिए बात को। तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत जो है मतलब अत्याचार कर रखा था, लूट का माल पूरा खा जाते थे। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने में कोई हिस्सा नहीं लिया कि गड़ा हुआ खजाना तुम पा गए हो, 2 कुंटल 4 कुंटल सोना मिल गया है तो जाओ मौज करो, कोई दिक्कत नहीं, हम कुछ नहीं लेंगे। सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, ठीक, जो स्वशासन तथा पैतृक अधिकारियों की व्यवस्था के अंतर्गत थी। ग्राम स्तर पर चौधरी भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो सल्तनत काल में अगर शासन की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो ग्राम होती थी। ग्राम स्तर पर चौधरी या भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। जो ग्राम स्तर पर भू राजस्व होता था उसका मेन हेड होता चौधरी। सल्तनत कालीन 2 प्रमुख मुद्राएं थी, जीतल एवं टंका। जीतल और टंका जो है वो 2 प्रमुख मुद्राएं होती थी। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे, और उसी ने 2 प्रमुख सिक्के अर्थात चांदी का टका और तांबे का जीतल प्रचलित किया था। ठीक, टका एवं जीतल का अनुपात 1:48 था। मतलब आपके 48 जीतल के सिक्के जो होते थे वो 1 टके के बराबर होते थे, ये मान सकते हैं आप। अलाउ वही 4 चवन्नी 1 रुपये के बराबर, ये समझ सकते हैं ना। तो वही है कि 48 जीतल बराबर 1 टंका। अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ। जो अलाउद्दीन मसूद शाह थे 1242 से 46 तक इनका शासन था, तो इन्हीं के सिक्कों पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ। बगदाद के अंतिम खलीफा अल मुस्तसिम थे। अंतिम खलीफा कौन हुए हैं बगदाद के? अल मुस्तसिम। ये 1242 से 58 ईस्वी तक खलीफा रहे। इल्तुतमिश के सिक्कों पर खलीफा अल मुस्तनसीर का नाम जो है उल्लिखित है। जो इल्तुतमिश का सिक्का है उस पर कौन से खलीफा का नाम अंकित है? अल मुस्तनसीर का नाम, जो 1226 से 42 तक रहे हैं। मतलब इनसे अल मुस्तसिम के पहले वाले खलीफा थे। हदीस एक इस्लामिक कानून है, जबकि जवाबित एक राज्य कानून से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं, ज़्यादा कुछ सोचे बिना।
अब देखिए, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। तो ये बात सत्य है, क्योंकि अधिकतर लोग क्या थे? आपके हिंदू थे। तो इसीलिए जो मतलब आपके इतिहासकार बर्नी, उन्होंने वो चाहते थे कि सब मुस्लिम बन जाएं। उनका मेन मकसद यही था। बहुत जो है कट्टर था आपका, ये जो भी राइटर वाइटर था बहुत कट्टर था। मुस्लिम धर्म तत्वज्ञ अक्सर उपेक्षा, ऐसा कुछ नहीं। ये भी बस यही सिस्टम है कि यहाँ जो है ज़्यादातर आबादी जो है इस्लाम अनुसरण नहीं करती थी। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग से आते थे? सब तुर्क थे, जितने थे सब तुर्क थे। बस यूपीपीसीएस 1991 में पूछा गया क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं कि आपका दिल्ली सल्तनत के राज, इसमें आपको विचार करना है। आप विचार कर ही लेते हैं, उसमें कुछ कहने की बात ही नहीं। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। सही है, जो भी आपका राजस्व वसूली करता था उसका जो प्रभारी होता था उसे हम आमिल कहते थे। दिल्ली के सुल्तानों की एकता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने शुरू की थी। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासन काल में अस्तित्व में आया। ऐसा नहीं है, खिलजियों के समय ने उससे पहले आ गया था। ठीक, जो आपका मीर बख्शी से ने मुगल काल, ये मुगल उससे बाद में आता है, मुगल काल में, सॉरी, मुगल काल में आपका मीर बख्शी का पद आता है, दिल्ली सल्तनत काल में नहीं आता। ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। देखिए, आपका दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में प्रत्येक परगना जो होता था, ग्रामों का समूह होता था। कई ग्राम मिलकर एक परगना बनाते थे और एक आमिल या अमल गुजार की नियुक्ति की जाती थी। किसमें? आपके परगना में, जो परगने के राजस्व संग्रह का कार्य करता था। एकता प्रणाली भारत की प्राचीन देशी संस्था न होकर अरब की मौलिक प्रणाली थी, जिसका उद्भव पश्चिमी एशिया ईरान में हुआ। इसे दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश द्वारा लागू किया गया था। मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख होता था, मनसबदारों का प्रमुख, लेकिन ये मुगल काल का पद है, ना कि सल्तनत काल का। तो ये आप समझ सकते हैं। सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख दीवाने आरिज कहलाता था, या दीवाने अर्ज कह सकते हो। समझिए बात, दीवाने आरिज या दीवाने अर्ज। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है? देखिए, एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था, ये बात सही है। सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है, ये भी बात सही है। एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती, ऐसा कुछ नहीं होता है। मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व के सैनिक रखने पड़ते हैं। मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व के सैनिक रखने पड़ते हैं। चलिए पूरा आपको डिटेल में समझा देते हैं। देखिए, भारत में सल्तनत काल के दौरान इल्तुतमिश द्वारा एकता प्रणाली चालू की। एकता प्रथा शुरू किसने की है? इल्तुतमिश ने। एकता व्यवस्था के तहत एकता के धारक जो होते थे को उस भू क्षेत्र से राजस्व और करों को एकत्रित करने की जिम्मेदारी दी जाती थी। तो मैं ऐसा है कि जो है भू राजस्व सब इकट्ठा करो, और एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में नहीं जाता था, बल्कि इसी राजस्व से मुक्ति अपने सैनिक और प्रशासनिक व्यय भी पूरे करता था, तथा उसे इसी राजस्व से सुल्तान की सेवा है सैनिक रखने पड़ते थे। मतलब ऐसा सिस्टम था कि उसी से पहले आप अपना सेना का खर्च निकालिए और सुल्तान की सेवा के सैनिक जो हैं उनका खर्च निकालिए। खालिसा भूमि से प्राप्त आय सीधे सुल्तान के खाते में जाती थी। जो खालसा भूमि थी उससे जो आय होती थी वो सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी। अबू अली हसन इब्न अली तुसी निजाम उल मुल्क की फारसी पुस्तक है सियासतनामा में प्रारंभिक एकता प्रणाली का विवरण मिलता है। किसकी सियासतनामा बुक है? आपके अली तुसी निजाम उल मुल्क की। तो इसमें जो है एकता व्यवस्था का विवरण मिलता है, ये आप देख सकते हैं। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में है? तो भैया देखिए, परगना कई गांवों का समूह होता था, फिर सरकार आपका जिला जो होता है उसे सरकार कहा जाता था, सूबा पूरा प्रांत होता था। इसी समझ यूपी आपका क्या है? प्रांत है। ठीक, आपका जिला है लखनऊ है, वो आपका भदोही है, बाराबंकी है, अयोध्या है, और उसके बाद में गांव आपका कई गांवों से आपके जिले बनते थे। बस ये आपका सही है, तो समझ ही सकते हैं। आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज क्या होता था? आपका दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? तो बलबन ने की थी। और चलिए दीवाने अर्ज के बारे में थोड़ा सीख लेते हैं। ठीक, जो आपका दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश के शासक बलबन ने सैन्य व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? बलबन ने की। सर्वप्रथम बलबन ने ही तत्पर सेना रखने की शुरुआत की, मतलब तुरंत सेना रखो। बलबन ने इमादुल मुल्क को दीवाने अर्ज सैन्य मंत्री नियुक्त किया। जो आपका मुगल कालीन है उसमें मीर बख्शी होता है सैन्य प्रमुख, लेकिन यहाँ दीवाने अर्ज मतलब सैन्य मंत्री होता था, और उसे रावत अर्ज की उपाधि दी। आरिज विभाग का प्रमुख कार्य सैन्य भर्ती, सेना का अस्त्र सुसज्जित करना, वेतन वितरण, यही सब होता था।
अब देखिए यहाँ पर आप क्या करना है, युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं सुमेलित है। देखिए दीवाने मुस्तकराज अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। दीवाने अमीर को ही कृषि विभाग से संबंधित मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। दीवाने खैराज फिरोज तुगलक ने शुरू किया था। और दीवाने रियासत आपके बलबन ने नहीं शुरू किया है। दीवाने रियासत आपका किसने शुरू किया है, वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया, कि जो बाजार नियंत्रण होता था। दीवाने खैरात दान विभाग होता था। दीवाने अमीर को ही कृषि विभाग और दीवाने मुस्तकराज राजस्व विभाग से संबंधित था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीवाने बंदगान जो है आपका सही रूप से सुमेलित है। कौन सा सुमेलित है, दीवाने बंदगान जो है वो आपका फिरोज तुगलक से संबंधित है, ये तो बात सही है। ठीक। दीवाने मुस्तकराज आपका अलाउद्दीन खिलजी ने, दीवाने को ही जो है आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने, दीवाने अर्ज आपका बलबन ने शुरू किया था। तो ये आप चीज़ें समझ सकते हैं। सल्तनत काल में दीवान ए अमीर को ही जो कृषि विभाग से संबंधित है वो आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना की, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। बस ज़्यादा कुछ सोचना नहीं। दीवाने अर्ज क्या होता है, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग है, सिस्टम समझिए। दीवाने अर्ज आपका बलबन ने शुरू किया था। और दीवाने अर्ज आपका सेना विभाग से संबंधित था। दीवाने रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित था, विदेशी मामलों से। दीवाने इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। ठीक। दीवाने वजारत वित्तीय मामलों से संबंधित था। तो यहाँ पर आप लगा लीजिए। ठीक। यहाँ पर देखिए आप, दीवाने इंसा आपका क्या हो जाएगा, सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित है। दीवानी रिसालत धार्मिक मुद्दों से। दीवानी अर्ज आपका सैन्य विभाग से। दीवानी विजारत आपका वित्तीय मामलों संबंधित है। वैसे एलिमिनेशन मेथड से भी किया जा सकता था, एक दो अगर भूलते हैं तो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब पढ़ाना ही तो पढ़ा रहे थे। तो दीवाने अर्ज विभाग जो है वो किससे संबंधित है, यहाँ पर बात पूछा गया है। दीवाने अर्ज अच्छा विभाग बलबन ने शुरू किया था। चलिए, किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ है, तो तुगलकों के समय में विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ है। बस विजारत के बारे में पूरा पढ़ लीजिएगा, ये पॉज करके आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी। ये विलय था कहाँ पर, फारस, अरब, तुर्क, मंगोल, भारतीय तत्वों का मध्यकाल में। ठीक। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड पीसीएस में आया, कभी भी आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है, तो भूमि उत्पाद पर कौन कौन से कर लगते थे आप समझ ही सकते हैं। ठीक। दो नहीं लगता था, ये तो एक खुम्स होता था, लूटपाट जो होती थी उसका जो है सिस्टम देखा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने 4/5 लेना शुरू कर दिया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने, और सभी जो भी आपके राजा थे खुम्स फिरोज तुगलक ने चालू किया था। फिलहाल तो मतलब खुम्स जो है वो फिरोज तुगलक ने क्या किया था, वो सबसे कम लेता था। ठीक। वो आपका 1/5 लेता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और जो भी आपके थे वो ज़्यादा, आपके मोहम्मद बिन तुगलक 4/5 लेते थे। खराज, उस्र और मुक्तई जो है ये आपके क्या है, भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर हैं। तो ये आप देख सकते हैं। भारत को किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की, तो आपके इल्तुतमिश ने शुरू की थी, इसमें कुछ सोचना नहीं है। और सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी जो होता था उसे हम चौधरी कहते थे। ठीक। जो ग्रामीण अधिकारी होता था। चलिए, सर्व कर लगाया जाता था, तो सर्व कर सिंचाई पर लगाया जाता। सिंचाई कर किसने, फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था, आप देख सकते हैं। ठीक। सर्व कर जो है आपके किसने शुरू किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। जवाबित का संबंध किससे है, तो जवाबित का संबंध है राज कानून से। राज कानून से संबंधित होता है जवाबित। और सल्तनत कालीन प्रशासनिक शब्दावली में जवाबित का संबंध राज कानून से। हदीस क्या है, हदीस एक क्या है, इस्लामिक कानून है। तो ये भी आप देख सकते हैं। ये सब आपको थोड़ा रट्टा मारना पड़ेगा, सब चीज़ें समझी नहीं जा सकती, कुछ चीज़ें रट्टे वाली होती हैं। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था, चलिए, फवाजिल का अर्थ आपका था इक्तेदारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि जो होती थी उसे हम फवाजिल या फाजिल कहते थे। तो इक्तेदार जो सरकारी खजाना में जमा करता था अतिरिक्त धनराशि, उसी को कहते थे। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता लगाइए आप लोग। तो पता क्या लगाना है, जीतल और टका। ठीक। टका 1:48 होता था, 48 जीतल मिलके 1 टका बनाते थे, और ये आपका इल्तुतमिश ने शुरू किया था। क्योंकि इसने टका नामक चांदी का सिक्का चलाया तो इल्तुतमिश ने शुरू किया था। बस इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं। चलिए, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ है, तो आपके अलाउद्दीन मसूद शाह। और इससे पहले वाले खलीफा का नाम जो है वो आपके इल्तुतमिश के सिक्कों पर था। बस। और दिल्ली सल्तनत, कला, स्थापत्य, दो तीन वीडियो बचे हैं आपके। मीडियल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएंगे, मॉडर्न एंशिएंट शुरू करते हैं, और पॉलिटी इकोनॉमी भी कंप्लीट कर देंगे। इस महीने जो है सब कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक। आर ओ आपका फरवरी में होगा। आप लोग लगातार पढ़ते रहिए, मन लगा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।